बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। बेटा आज के सेशन में हम बात करेंगे अर्थ एंड स्पेस के अंडर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज का जो हमारे अर्थ और बाकी जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है उससे एसोसिएट है। उनमें से सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो अर्थ पे हमें देखने को मिलता है दैट इज ग्रेविटी। व्हाट इज अ ग्रेविटी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इट इज एक्चुअली ये सर आइजैक न्यूटन ने एक आज से काफी साल पहले एक थ्योरी पेश की थी कि दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो मैटर ऑब्जेक्ट हैं, वो आपस में एक अट्रैक्शन की फोर्स रखते हैं। कोई भी पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई से भी दो मैटर ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं और ये फोर्स डिपेंड करती है उनके साइज पर और उनके दरमियान डिस्टेंस पर। अब जितना कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतना ही उनकी आपस में जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो ज्यादा होगी और जितना किसी ऑब्जेक्ट का साइज कम होगा उतने ही उनमें अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी। अब नॉर्मली हमारी दुनिया के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हम हैं या हमसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो साइज में बहुत छोटी हैं, वजन में बहुत कम है। बट जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की चूंकि प्लैनेट्स का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द थिंग्स ऑन आवर प्लैनेट, तो इसलिए इतना बड़ा साइज होने की वजह से उनका जो पुल होता है, जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। अब चूंकि हमारे सन का, हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है दैट इज द सन, और हमारे सन का चूंकि वेट सबसे बड़ा है इसलिए उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। और ये ग्रेविटी सिर्फ सन में ही नहीं, जितने प्लैनेट्स हैं वो सब के सब एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द साइज वो उनकी इस अट्रैक्शन का दूसरे प्लैनेट्स पर अफेक्ट होता है। अब चूंकि सन का साइज सबसे बड़ा है इसलिए उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जो हमारे बाकी प्लैनेट्स हैं उनको फोर्स करती है कि वो एक सर्कुलर पाथ को सन के अराउंड फॉलो करें। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसको स्ट्रिंग के साथ बांध के जब आप उसको रोटेट करवाते हैं तो वो जो पत्थर या स्टोन होगा वो इस स्ट्रिंग की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब यूं ही आप समझ लें कि जो प्लैनेट है हमारा सन है जो वो सेंटर में है और जो बाकी प्लैनेट इसके गिर्द जो है अराउंड इसके घूम रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन। सन की जो ग्रेविटी है उसने बांधा हुआ है तमाम प्लैनेट्स को और जो सन की ग्रेविटी बाउंड करती है कि सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड जो है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करें। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ द ग्रेविटी ऑफ सन वैनिशेस? क्या हो अगर सन की जो ग्रेविटी है वो एकदम से गायब हो जाए? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो अगेन वही एग्जांपल है कि अगर आपने वो रस्सी के साथ पत्थर बांधा है और आप उसको घुमा रहे हैं तो अगर अचानक रस्सी टूट जाए तो क्या होगा कि पत्थर अपनी उस सर्कुलर मोशन के अंदर जिस भी जगह पे डोरी टूटेगी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे फॉलो कर जाएगा। यही कुछ हमारे प्लैनेट्स के साथ भी होगा कि अगर सन की ग्रेविटी अचानक से गायब हो जाए तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रेट पाथ में जो स्पेस है उसके अंदर सफर करते जाएंगे। अब सिर्फ सन की ही ग्रेविटी नहीं है जो बाकी प्लैनेट्स पर असर कर रही है, हमारे अर्थ की ग्रेविटी भी है और अर्थ की ग्रेविटी चूंकि सन के मुकाबले में कम है इसलिए सन का अफेक्ट अर्थ के ऊपर ज्यादा होता है। बट जो हमारा मून है, हमारा मून हमारी अर्थ की निस्बत छोटा है इसलिए हमारी अर्थ की ग्रेविटी का असर मून पर होता है और हमारी अर्थ की ग्रेविटी ही वो वजह है जिसकी वजह से मून जो है वो हमारी अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसलिए हम मून को नेचुरल सैटेलाइट हमारी अर्थ का कहते हैं और उसकी सर्कुलर मोशन की बड़ी वजह हमारी अर्थ की ग्रेविटी है जिसकी वजह से मून जो है वो सर्कुलर पाथ में जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ओके जी, अब हम एक अगला जो बड़ा जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, मैस और वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट? यूजुअली आपको यही लगता है कि मैस और वेट सेम टर्म्स हैं, इनका दोनों का मतलब सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। पहले हम बात करते हैं मैस की। एज वी नो कि जितना भी मैटर है वो सब का सब एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो किसी भी मैटर के अंदर जो उसके मैटर की क्वांटिटी है किसी भी चीज के अंदर
मैटर की जो क्वांटिटी है वो उसका मास कहलाती है, मैटर की क्वांटिटी, उसके अंदर वो मैटर कितना। फॉर एग्जांपल आप बाजार से कोई चीज परचेज करके लाते हैं, तो आप जब उसको कहते हैं कि आप 2 kg शुगर लेने जाते हैं, आप उसको कहते हैं 2 kg आपको शुगर दे दे, तो वो 2 kg एक्चुअली उस शुगर का जो मैटर है उसका उसकी क्वांटिटी है कि वो कितना मैटर आपको दिया जाएगा। तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम मैस कहते हैं। इसका जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम, बट इसके छोटे यूनिट्स भी हैं जैसे ग्राम है, मिलीग्राम है, और इसके बड़े यूनिट भी हैं जैसे कि टन और इससे ऑनवर्ड जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो आप उनको केजी में जो है वो तोलते हैं। गोल्ड वगैरह खरीदने जाए आप उसको ग्राम्स में तोलते हैं। इस तरह अगर टैबलेट्स जो मेडिसिन होती है आप उनको मिलीग्राम में वेट करते हैं। अब बहुत सारे फिजिकल बैलेंस है जो मैस है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिजिकल बैलेंसेस यूनिट्स के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। ज्यादा वेट करने के लिए बड़े बैलेंस होते हैं, जबकि छोटा वेट ग्राम्स या मिलीग्राम्स में करने के लिए वेट भी उतने ही छोटे होते हैं। अब हम बात करते हैं वेट की। ये तो था मैस। ये तो हमने बात की थी मैस की कि मैस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। अब हम बात करते हैं वेट की। वेट क्या है? आप उसके लिए एग्जांपल ले, क्या एक वाटरमेलन और एक एग, क्या आपको जब आप उसको हाथों में उठाते हैं क्या आप दोनों को उठाने के लिए इक्वल फोर्स लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वाटरमेलन को उठाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जबकि एग को उठाने के लिए आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है। उसकी वजह क्या है कि वाटरमेलन को जमीन ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींच रही है, उसके ऊपर ग्रेविटी की पावर ज्यादा लग रही है ड्यू टू इट्स मैस, और इस तरह जो एग है उसका मैस चूंकि कम है तो उस पर अर्थ का पुल भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेट है, एक्चुअली जो वेट है वो असल में उस मैस को अर्थ जितनी फोर्स से खींच रही है उसको हम वेट कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी का जितना इफेक्ट हो रहा हो, ग्रेविटी जितना पुल लगा रही हो, उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। अब ये चूंकि मैस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला यही है W=mg, मैस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा उसका वेट भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है जितना मैस ज्यादा है उतना अर्थ की अट्रैक्शन भी उस पर ज्यादा है, और जितना मैस कम होगा उतनी अर्थ की अट्रैक्शन भी उस पर कम होगी। सो समिंग अप, जो हमारा वेट है वो पुल ऑफ अर्थ है जो उस पर लग रही है, और जो मैस है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। अब चूंकि ये एक फोर्स है तो इसलिए इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। इसलिए जो ग्रेविटी है उसका यूनिट भी न्यूटन पर किलोग्राम होता है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे वेट निकालना चाहें उसका क्या तरीकेकार है? जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला है W=mg। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जिसका मैस 2 किलोग्राम है। अगर हम उसका वेट निकालना चाह रहे हैं सिंपली हम उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ग्रेविटी g की वैल्यू जो है वो 10 है। दैट मींस कि एक 2 किलोग्राम वाले जो बॉडी है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज 20 न्यूटन, उसका जो वेट है वो 20 न्यूटन होगा, जिससे अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसको हम वेट कहते हैं। अब ये चूंकि जो वेट है ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पुल पर, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये वेरी करेगा प्लैनेट टू प्लैनेट। जैसे हमारी जमीन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वैल्यू 10 है, इस तरह मून अपना साइज छोटा होने की वजह से उसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। यानी कि मून की जो ग्रेविटी है वो जमीन की ग्रेविटी का 1/6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो जमीन पर 20 न्यूटन वे कर रहा है वो जब उसको मून पर लेके जाएंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा? उसका वेट होगा 2 × 1.6। तो ये उसका वेट वहां पर होगा, तो वो डेफिनेटली कम होगा। इसकी सिंपल सी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि अगर आप अर्थ पर जंप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अर्थ पर जंप करते हैं और आप 2 फीट की हाइट जो है वो अटेन करते हैं, तो मून के ऊपर आप 6 टाइम्स ज्यादा मतलब 12 फीट तक
जो है वो उसकी हाइट अटेन करेंगे, क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की निस्बत 6 गुना कम है। अब ये तो हमने बात की है जो अर्थ की ग्रेविटी है। अब अगर अर्थ की ग्रेविटी मून पर लग रही है तो क्या मून की ग्रेविटी का जमीन पर कोई असर है? जी बिल्कुल है। अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से मून को उसने एक सर्कुलर पाथ में बांधा हुआ है, बट मून का साइज अर्थ की निस्बत कम है। यह अर्थ को तो अपनी तरफ नहीं खींच सकता, बट उसका असर अर्थ के ऊपर मौजूद जो फ्री चीज है, जैसे कि पानी है ओशंस के अंदर, उसके ऊपर होता है। रात के वक्त जब चांद निकलता है तो चांद की अट्रैक्शन की वजह से, चांद की ग्रेविटी की वजह से जो समंदर है उसके अंदर लो टाइड्स और हाई टाइड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और उसकी मेजर वजह जो है वो मून की ग्रेविटी है। आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि जब पूरा चांद होता है, फुल मून होता है, तो उस रात हमारे पास हाई टाइड्स होती हैं, जो लहरें हैं वो ज्यादा उठती हैं, पानी मैक्सिमम लेवल तक होता है। इस तरह जब चांद की पहली तारीख होती है या जिस रात चांद नहीं निकलता तो ओशन के अंदर, समंदर के अंदर लहरें भी उतनी कम होती हैं, लो टाइड होता है। तो इस तरह मून जो है वो भी जमीन के ऊपर अपनी जो अट्रैक्शन है उसका असर डालता है। ओके जी, अब हम बात करते हैं अर्थ की रोटेशन के बारे में। अर्थ की रोटेशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल हम समझते हैं। हमें पता है अर्थ दो तरह की मोशंस कर रही है। एक उसकी जो घूम रही है, रोटेटरी मोशन है अराउंड द सन, और उसके साथ साथ अर्थ की एक स्पिन मोशन भी है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब अर्थ की जो रोटेटरी मोशन है अराउंड द सन, उसकी वजह से साल और मौसम बदलते हैं, और जो अर्थ की स्पिन मोशन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसकी वजह से दिन और रात आते हैं। बट जो अर्थ है उसमें उसके दो पोल्स हैं, एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को हम साउथ पोल कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। एज यू कैन सी अर्थ इज नॉट स्ट्रेट अप, ये थोड़ी सी अपने नॉर्मल से टिल्टेड है, थोड़ी सी टिल्टेड है। कितना? 23.5 डिग्रीज, ये नॉर्मल से थोड़ा सा टिल्ट है। अब उस टिल्ट की वजह से होता है कि इसको कहते हैं एक्सियल टिल्ट। इस एक्सियल टिल्ट की वजह से ही एक्चुअली हमारी जमीन के ऊपर जो मौसम है वो बदलते हैं। देखते हैं कि कैसे चेंज होते हैं। उसके लिए आप यूं समझे कि फर्ज करें आप जो सन हीटर की तरफ फेस करके अगर बैठें तो आपके फेस पर जो हीट रिसीव होगी, बट आपकी जो बैक है वो हीट को फील नहीं करेगी। इस तरह अगर आप अपनी बैक हीटर की तरफ कर लें तो आपकी बैक जो है वो हीटर की हीट फील करेगी, जबकि आपका फ्रंट जो है वो हीट को फील नहीं करेगा। अब इसी तरह ही केस होता है कि जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो इसका जो फेस अर्थ की सन की तरफ होता है, उस फेस पर जो सन है उसकी लाइट पड़ती है और वहां पर दिन होता है। बट जो इसका टिल्ट है, अगर आप इसको हाथ को कंसीडर करें कि ये अर्थ है, ये चूंकि थोड़ा सा टिल्टेड है, तो और इस जगह पे हमारा सन मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि अर्थ का जो लोअर पार्ट है, जो उसका सदर्न पोल है, वो सन से ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू इट्स नॉर्दर्न पोल। तो इस कंडीशन में जब अर्थ आती है तो ये नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है, नीचे वाला जो पोर्शन है, ये सन के करीब होने की वजह से इसके ऊपर जो है वो गर्मियां आ जाती हैं, समर आ जाता है, और ये जो पोल अर्थ से थोड़ा सा दूर होने की वजह से इसके ऊपर सर्दियां आ जाती हैं। फिर जब ये रोटेट होता हुआ दूसरी साइड पर चला जाता है, एज यू कैन सी नाउ अपर पार्ट इज मोर क्लोजर टू सन एज द लोअर पार्ट, इसका जो नॉर्थ पोल है वो सन से ज्यादा करीब है साउथ पोल की निस्बत। तो इस वजह से इसके अपर पार्ट पे, इसके नॉर्थ पोल वाली साइड पे जो वो समर आ जाएगा, और नीचे की तरफ जो इसका साउथ पोल है वो चूंकि इससे थोड़ा सा दूर है, उसके ऊपर विंटर आ जाएगा। तो इस एक्सियल टिल्ट की वजह से मौसम जो है वो जमीन के ऊपर तब्दील होते हैं। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। कॉन्स्टिलेशंस क्या है? कॉन्स्टिलेशन असल में आसमान के ऊपर सितारों की कुछ तरतीब है जो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या इमेज बनाते हैं। बहुत सारे फेमस कॉन्स्टिलेशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास
सैजिटेरियस द बुल है, लियो द लाइन है, ओराइन द ग्रेट हंटर है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये ओराइन द ग्रेट हंटर है, इस तरह ये द ग्रेट लाइन है, जो इन सितारों की एक तरतीब के साथ जो कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं उसकी वजह से आते हैं। अब अर्थ के एक्सियल टिल्ट की वजह से ये आपको कॉन्स्टेलेशन जो है ये पूरे साल के दौरान मुख्तलिफ महीनों के अंदर इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है। अब एक दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज हेमिस्फीयर। अब जमीन के बेसिकली दो हेमिस्फीयर्स हैं। अगर हम जमीन को सेंटर से एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वहां से जमीन के दो हिस्से कर दें तो उसका जो अपर हेमिस्फीयर है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो लोअर हेमिस्फीयर बनता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, फर्दर मूव करते हैं। इन हेमिस्फीयर्स पर, जैसे कि मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया, एक्सियल टिल्ट की वजह से नॉर्दर्न और जो सदर्न हेमिस्फीयर्स हैं उनकी पोजीशन चांद से दूर या नज़दीक होने की वजह से उन पर विंटर और समर्स के मौसम आते हैं। अब आपको पता है कि अगर पाकिस्तान चूंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री जो ये सदर्न हेमिस्फीयर पर है, इसका मतलब ये कि जब पाकिस्तान में विंटर होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज हैं उन पर वहां पर समर होगा। इस तरह अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर विंटर होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर के जितने भी कंट्रीज हैं उनमें समर होगा। सो दैट्स इट। तो अब हम जरा इसके कुछ एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। तो वेट चूंकि एक फोर्स है तो इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन। उसके बाद इफ 20 kg mass is lifted from earth to moon, what is the mass on moon? ये देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें। यहां पर पूछा जा रहा है 20 kg mass को मून पर लेके गए, व्हाट इज द मैस ऑन द मून। तो यू मस्ट नो कि वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से अफेक्ट होता है, मैस नहीं। मैस स्टे कांस्टेंट। तो अगर कोई 20 kg का मैस जमीन पर है तो वो मून पर भी 20 kg ही होगा उसका मैस, बट वेट उसका चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात थी। अमूमन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अ प्लैनेट इज 25 न्यूटन पर किलोग्राम देन व्हाट इज द वेट ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी। अब वो कह रहे हैं कि कोई प्लैनेट है उस पर जो जी की वैल्यू है दैट इज 25 और वेट है 2 किलोग्राम। तो हमें पता है कि जो वेट का फार्मूला है दैट इज W बराबर mg। अब हमारे पास मैस यहां पे कितना बताया गया है 2 और ग्रेविटी की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है 25। 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 50। तो 50 न्यूटन जो है वो उसका वेट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। If it is spring on southern hemisphere of earth then which weather is northern hemisphere। अगर southern पर spring है तो northern पर autumn होगा। Which of the following is involved in producing tides in ocean। तो जो gravitational pull है मून का अर्थ के ऊपर वो समंदर के अंदर जो टाइड्स प्रोड्यूस करने का जिम्मेदार है। So that's it for the session। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।